हेलो गाइस, दिस साइड निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो यूनिट चल रही है वो 2 है, जिसमें हमने गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी पढ़ी है। इकोनॉमी और कल्चर जो है हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और वैसे तो सेपरेट क्वेश्चन बहुत रेयर ही आता है, बट मैंने आपको इसलिए 2 पार्ट्स में चारों पार्ट्स इसलिए डीपली पढ़ाए हैं कि इन केस आ भी जाता है तो आप उसको अच्छे से लिख पाओ। तो आज हम कल्चर और इकोनॉमी को देखते हैं। गुप्ता एम्पायर हो या कोई सा भी एम्पायर हो, उसके बारे में ऐसा नहीं था कि वो लिख कर गए थे, कोई भी लिख कर गया था कि यार ये हमारा एम्पायर है। हमें जो पता लगा है वो वहाँ के सिक्कों से या फिर रिलीजियस जो चीज़ें हैं उनसे या फिर और भी तरीके की कि यार हाँ, इस टाइम पीरियड पे ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, लोग इस तरीके से ऐसा करते थे या फिर और भी सारी चीज़ें। तो गुप्ता एम्पायर के अंदर क्राफ्ट, ट्रेड, इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती थी। ऐसा नहीं जैसे आपने हड़प्पा का सुना होगा कि पक्के मकान थे, नालियाँ बनी हुई थी, सड़कें अच्छी बनी हुई थी। तो उन लोगों को कैसे पता लगा, जबकि एजुकेशन इतनी थी भी नहीं, इतनी क्या थी ही नहीं। तो उस चीज़ के बिहाफ पर उन लोगों को ये चीज़ कैसे पता लगी कि आज के टाइम पे जो हमारे इंजीनियर्स या आर्किटेक्चर या जो भी एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो हड़प्पा में हमने देखी उस टाइम पे, सबसे पहले सेंचुरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वैसे ही सेम गुप्ता एम्पायर में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी, इकोनॉमी और ये सब। अब जैसा आपने हड़प्पा टाइम पीरियड में देखा होगा कि वो कुछ मोती या वो मिट्टी के पत्थर जैसे या कुछ चीज़ें रखकर सामान लिया करते थे, लेकिन गुप्ता एम्पायर तक तो काफ़ी लंबी बात हो गई है। तो यहाँ पर सिक्के थे, वो सिक्के जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए हैं, वो उस टाइप के हुआ करते थे। ठीक है, द एम्पायर सॉ एडवांसमेंट इन ट्रेड, द राइज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गिल्ड सिस्टम एंड द इशुएंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स सिम्बलाइजिंग द वेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पीरियड। तो भाई इन्होंने बोला कि एक मजबूत गिल्ड प्रणाली का उदय हुआ था, सोने के सिक्के उस टाइम पे निकले, और उसी काल को एक इस चीज़ के लिए प्रतीक भी माना जाता है कि हमें एक अलग सी चीज़ उसी टाइम पीरियड से मिली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानते हैं कि एक्सपेक्ट ऑफ गुप्ता इकोनॉमी: एग्रीकल्चर, ट्रेड, गिल्ड सिस्टम, करेंसी, लैंड ग्रांट्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके इकोनॉमी के पॉइंट्स हैं। ये इकोनॉमी पे सेपरेट क्वेश्चन आता है तो यही छाप दीजिएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में गुप्ताकालीन अर्थव्यवस्था एक अच्छी तरह से विकसित कृषि प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें शासक उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। भाई कुछ इस टाइप की चीज़ें जो साइंटिफिक होती थी या टेक्नोलॉजी उस टाइम बहुत यूज़ होती थी, उस टाइम पे होने लगी थी। और सबसे ज़्यादा लोगों को इसी बात का वो रहता है कि यार ऐसा, मतलब इतनी एजुकेशन नहीं थी, इतना कुछ नहीं था, सब कुछ नहीं, तो फिर भी इतना ज़्यादा कैसे। अब भाई इंडिया तो कृषि प्रधान देश है ही, तो गुप्ता टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा हुआ करता था। ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स। भारत में भूमि और समुद्री दोनों मार्गों से व्यापार होता था, जो भारत को पूर्व और पश्चिम के देशों से जोड़ता था। ठीक है, समुद्री और भूमि दोनों मार्गों से यहाँ पर काम होता था। समुद्र के उस जहाज़ जाते थे, ये था वो था। पश्चिम और पूर्व, ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह पर होता था गुप्ता टाइम पीरियड पे। उसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई थी। गिल्ड सिस्टम ने शिल्प और वाणिज्य को विनियमित करने और आर्थिक विकास और संगठन में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई इन्होंने यहाँ पर कहा कि हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए गिल्ड सिस्टम ने बहुत हेल्प करी है। करेंसी, मुद्रा। ठीक है, सोने के सिक्के जिनको दीनार बोला जाता था, कुछ क्षेत्रों में चांदी के और कुछ जगहों पे तांबे के चलते थे। ओवरऑल इंडिया जहाँ पर भी गुप्ता एम्पायर रहा, जिन जिन स्टेट्स कह लो इस टाइम पे समझने के लिए। लैंड ग्रांट्स, भूमि अनुदान विशेष रूप से ब्राह्मणों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करता था, लेकिन साथ ही पुरोहित जमींदारों के उदय का कारण भी बनता गया और इससे स्थानीय किसान भी प्रभावित हुए। भाई मान लो मैं एज एक ब्राह्मण हूँ और मेरे अंडर बहुत सारी ज़मीन है, तो मैं उसको एक अकेली तो नहीं देख सकती, मैंने उसके लिए ज़मींदार रख दिए। अब ज़मींदार इतने चालाक निकलते गए, बनते गए कि वो किसानों का शोषण करते थे। वो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा SST में कि किस तरीके से उनका शोषण किया जाता था। ठीक है, तो उसका नुकसान किसानों को बेसिकली बहुत ज़्यादा हुआ।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास जो है हमारा, खनन और धातु कर्म उन उद्योगों में से थे जो गुप्त काल के दौरान फले फूले थे। ये सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता, एक अर्थव्यवस्था गांव और कस्बों में उत्पादन की आत्मनिर्भर इकाइयों पर आधारित थी, जिसमें मुद्रा अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर होती गई थी। ठीक है, होप सो ये वाली बात आपको समझ आ गई हो। अब हम आते हैं कल्चर पे। सो बेसिकली गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। गुप्ता एम्पायर के कल्चर में हिंदुज़्म, जैनिज़्म और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा देखी गई, सबसे ज़्यादा। सिक्कों पे तो आपने देखा मूर्तियाँ बनी हुई हैं, वो एक सिंबल ये भी दर्शाता है कि किस तरीके से लोग किनको पूजा करते थे, किनको माना करते थे। गुप्ता काल में हिंदू कला और साहित्य का उदय हुआ, जिसमें कालिदास, शंकराचार्य जैसे प्रमुख हस्तियों ने स्थायी योगदान दिया था। ठीक है, 320 to 550 सेंचुरी के आसपास कालिदास और शंकराचार्य और भी लोग थे, लेकिन इन दोनों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। गुप्तों ने बौद्ध और जैन कला और धार्मिक संस्थानों को समर्थन देकर अधिक विविध सांस्कृतिक परिदृश्य को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। सबसे ज़्यादा हिंदू, बौद्ध और जैन रिलीजन इस टाइम पीरियड में फैला, सबसे ज़्यादा। अब इसके की एस्पेक्ट्स हैं। हिंदू सबसे पहला देखो जी, गुप्त काल में हिंदू कला, साहित्य और धार्मिक प्रथाओं को एक इम्पोर्टेंस दी जाती थी। मंदिरों का निर्माण इस टाइम पे किया गया। विष्णु और शिव जैसे देवताओं को प्रमुखता मिली। इसी टाइम से विष्णु और शिव को जो लोग माना करते थे, वो हमें पता लगा कि ये लोग विष्णु और शिव को मानते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसमें कि गुप्त शासक हिंदू थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध और जैन परंपराओं को बहुत इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, लाइक हमारा वो करना मेडिटेशन, या फिर बहुत शांति कि भाई नहीं वॉर नहीं, ये नहीं वो नहीं, शांत रहो, या उनके रिलीजन में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपना ली कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। इनकी 7 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू इनके रिलीजन, तो ये वाली चीज़ है। लिटरेचर और आर्ट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। संस्कृत हमारी इसी टाइम पर फैली है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारा, सामाजिक संरचना, वो ऐसे ही था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और लास्ट में परिहर, हरिजन होते थे। ठीक है, अनटचेबल या आउटकास्ट जो होते थे वो लोग होते थे। बेसिकली पैट्रियार्कल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम। बाप बेटा, बेटा बेटा, इस टाइप वाला। ठीक है, पैट्रियार्कल सिस्टम को ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी। बेटी हो जाती थी इन केस, तो उसको बहुत टाइम बाद जाकर हुआ था कि रानी बनने लगी थी, वो होने लगा था कि हाँ बन जाएंगी, पैट्रियार्कल सिस्टम में रानियाँ राज करेंगी, बाप की जगह बैठेंगी। लेकिन उनका इस टाइम पीरियड तक ऐसा नहीं था, उनकी सिर्फ शादियाँ की जाती थी। शादियों के बाद जो जिसके घर जाती थी वहाँ की रानी बनती थी, और वहाँ भी उनको वंश में लड़का ही पैदा करना होता था ताकि उनका वंश आगे बढ़े। ठीक है, ये सामाजिक संरचना थी ओवरऑल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कि भाई हमने ये देखा कि एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, डेसिमल्स, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। भाई शंकराचार्य और इन सब जैसे लोग मौजूद थे तो क्यों नहीं होता। ये सब लोग सिर्फ एक एक चीज़ में ही नहीं, ये लोग ऐसे थे कि इनको ऊपर वाले ने सारी ही चीज़ें देकर भेजा था कि तुम ही सारी चीज़ें कर लो, आने वाले टाइम में लोग खुद निपट लेंगे। तो एक इंसान ही सारी चीज़ें कर लेता था। सो होप सो कि आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया हो, कल्चर का भी और उसका भी। तो एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, कल्चर और इकोनॉमी, ओवरऑल कंक्लूजन आपका यहाँ पर आएगा। चाहे आप किसी एक पर्सपेक्टिव के बारे में लिखो, चाहे आप चारों के बारे में लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वकाटक कंटिन्यू करेंगे। वकाटक का अगर ज़्यादा नहीं हुआ स्टूडेंट तो मैं उसको एक ही पार्ट में रखकर आपको चारों क्लियर कर दूंगी, और अगर मुझे लगता है कि सेपरेट क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उन चारों को 2-2 पार्ट्स में करके पढ़ाऊंगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन या डाउट या सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या किसी और सब्जेक्ट की क्लास आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।